नमस्कार, मैं जगत शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ एमपी टुडे के इस खास कार्यक्रम में। महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो निरंतर चल रहा है। आज हमारे साथ एक और शख्सियत हैं जो ग्वालियर में विधिक अधिकारी हैं, अजाक में, और महिलाओं के लिए विशेष तौर से बहुत संवेदनशील हैं और उनके अधिकारों की कैसे सुरक्षा हो, कैसे रक्षा हो, उन्हें किस तरह से विधिक सलाह दी जाए, इसके प्रति वह हमेशा सजग रहती हैं। हमारे साथ हैं प्रगति नायक जी। नमस्ते प्रगति दी। मैं सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि महिलाओं को कानूनी सलाह देना, किन किन प्रकरणों में ऐसे महिलाएं आती हैं जिन्हें हमें गाइड करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं। वैसे तो महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी हमारे आईपीसी में, जो कि अब संशोधित होकर भारतीय न्याय संहिता के रूप में जानी जाएगी 1 जुलाई से, तो जो जिसको अभी हम वर्तमान में भारतीय दंड संहिता ही बोलते हैं, जितने भी अपराध हैं वो महिलाओं के विरुद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें कुछ अपराध हैं, जैसे लैंगिक शोषण संबंधी अपराध हैं या बलात्कार संबंधी अपराध हैं। तो इन अपराधों के लिए महिलाओं के लिए वो एक ऐसी शिक्षा दी जानी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि अपराध उसने किया है, जबकि वास्तव में वो अपराधी नहीं होती है, वो अपराध की विक्टिम होती है, पीड़िता होती है। तो एक पीड़िता के संग किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि ये विक्टिम तक पहुँचें। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे एक्ट भी बनाए हैं। पॉक्सो एक्ट चल रहा है 2012 से, जिसमें ये बताया गया है कि जो छोटी बालिकाएं हैं, 18 वर्ष से कम हैं, उनके साथ किस तरह से अपराध किए जाते हैं। या फिर जो हम घरेलू हिंसा संबंधी देखते हैं, ये तो आपराधिक हुए 376 और 354 इत्यादि। और जो हमारे घरों में अपराध होते हैं, जिनको हम घरेलू हिंसा अधिनियम में कहते हैं, लेकिन इसका क्या है, बहुत प्रचार प्रसार के बावजूद भी हमारी महिलाओं तक वो बातें पहुंच नहीं पाई हैं कि वो उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा सकें। क्योंकि कानून बनाया जा सकता है, लेकिन कानून का जो क्रियान्वयन है वो व्यक्ति और समाज पर डिपेंड है कि समाज उन अधिकारों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या उसका प्रचार प्रसार कहाँ तक पहुँचा है। व्यवस्थाएं सब हैं। व्यवस्था तो ये भी है कि अगर आपको पास लीगल एड नहीं है तो लीगल एड सेल काम कर रहा है, वो आपको लीगल एड भी दिलाएगा। या भरण पोषण संबंधी है, कोई महिला भरण पोषण चाहती है, अपने बच्चों का मेंटेनेंस चाहती है, तो वो भी कोर्ट से ले सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल आय संबंधी कुछ दिखाना है। अगर आपका पति की कुछ भी आय है और आपके लिविंग स्टैंडर्ड या आपका जो जीवन का स्तर है, जिस तरह से आप जीवन जीते हो, उस तरह से अगर आप जीवन नहीं जी पा रहे हो, तो आप वर्किंग हैंड होते हुए भी अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। और अगर आपकी पुत्री है तो पुत्री के लिए आप 18 वर्ष के बाद तक भी कर सकते हैं। और यदि पुत्र है और वो विकलांग है या उसको कोई असमर्थता है कि वो नहीं कमा सकता, तो फिर आप भरण पोषण का दावा 18 वर्ष के बाद भी कर सकते हैं पुत्र के लिए। तो इस प्रकार बहुत से अधिकार दिए गए हैं हमारे लिए, फैमिली कोड्स बनाए गए हैं। बस ज़रूरत यही है कि हम अपने जीवन से इस भावना को निकालें कि कि हम ये सोचें कि हम निर्बल हैं, हम सबल नहीं हो सकते। हाँ, कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये सब भावनाएं हमको छोड़ते हुए आपको इस भावना से, इससे चाहना पड़ेगा कि हम कभी कभी महिलाएं ये भी चुप रह जाती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तत्काल लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, या आपके परिवार में कोई समस्या है आप तत्काल कोर्ट की दहलीज पे आ जाएं। इसके लिए पहले यही है कि आप कॉन्सुलेशन करें, समझौता करें, कि बैठकर अपने परिवार में, अपनी जगह पे, अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे अपने जो वैवाहिक मामले हैं उनको निपटाने की कोशिश करें। ये नहीं कि तत्काल हम पहुंच गए। कई और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं परिवार में जिन पे झगड़ा होता है, लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सीधा कोर्ट कचहरी में ही पहुंचे। क्योंकि जब आप एक बार कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं अपने पति, वो लंबा प्रोसेस भी हो जाता है और शायद गुंजाइश की और दूरियां खत्म हो जाती हैं, और आपका एक जो पारिवारिक जीवन है, जैसे आप छोटी सी बात के कारण खराब कर रहे हो, वो बचाया जा सकता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि
न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना भी धर्म है, लेकिन आप ये बात थोड़ा-सा ये भी सोचना चाहिए कि अपने परिवार को बचाना भी अपना धर्म है, तो कानून का उपयोग करें और कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा सीधा कई बार कानून का दुरुपयोग भी हो जाता है। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि अपने कानूनी अधिकारों को लेकर शहर में महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं या ग्रामीण महिलाएं? और ज़्यादा शोषण किनका होता है? अब शोषण तो आप ये मान के चल लीजिए कि जो हम मेरे देखने आता है कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो एक तरह से उनको कानून की पहुंच ही नहीं हो पाती। उन्हें यही नहीं पता कि मेरे अधिकार क्या है, कानून क्या है। उन्होंने किसी प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लिया। वो एक अभी भी जो उनकी सोसाइटी है उसमें कोर्ट कचहरी जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये अच्छा बुरा इस वही मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन आप बीमार हैं तो आपकी नेसेसिटी है, आवश्यकता है, आपको जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आपके साथ कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो पहले इस मानसिकता को निकालिए। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो मतलब ये थोड़ी-सी आउट ऑफ द वे बात है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि महिलाओं को कई बार फरियादी बना दिया जाता है। ये भी बात होती है। वो चाहती नहीं है, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो एटलीस्ट उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें उपयोग हो रहा है। उपयोग और दुरुपयोग में समझ में आना चाहिए। जहाँ आपका दुरुपयोग हो रहा है, यू मस्ट स्टॉप। आपको वहाँ ये समझना चाहिए कि मेरे को क्यों मोहरा बनाया जा रहा है। और कारण यही है कि वहाँ तक पहुँचा नहीं, नॉलेज नहीं पहुँची, विधि की ज्ञात नहीं है उनको। और चूँकि मैं बहुत ज़्यादातर एट्रोसिटीज़ एक्ट का काम कर रही हूँ, SC/ST एक्ट का काम कर रही हूँ, तो वहाँ बहुत संवेदनशीलता बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि झूठे मामले ज़्यादा आते हैं। नहीं, झूठे तो नहीं कह सकते उनको अपन, क्योंकि झूठ और सही को सिद्ध करना तो पुलिस का काम है कि झूठे हैं या नहीं है। जो झूठे होते हैं वो भी सामने आते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा सोचता भी है कि मुझे झूठा सोच भी रहा है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर एक बार कोई व्यक्ति किसी झूठ को आगे बढ़ाता है और वो झूठा पाया जाता है, तो जो 100 सच होते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं। उसी दायरे में या संदेह, जैसे आपका तत्काल क्वेश्चन आया कि उनमें से बहुत से झूठ क्यों? क्योंकि आप मतलब एक धारणा बनती है समाज में, और उस धारणा का हमें हिस्सा नहीं बनना है। हमें उस चीज का हिस्सा बनना है, हमें सत्य का हिस्सा बनना है। और अगर आपके साथ अपराध हो रहा है तो पहले नॉलेज करिए। और जहाँ तक आप इस क्षेत्र में भी देख रहे हैं, शहरों में भी देख रहे हैं, तो महिलाएं पीड़ित तो है, तभी तो रेशियो बढ़ा है। जितने भी वुमेन्स के विरुद्ध अपराध हैं वो कम नहीं हुए हैं। महिलाएं शहर में जाती हैं, हाँ, और वो पंजीबद्ध हो रहे हैं। आप सोचिए, एक बड़ी सोचनीय विषय है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और हम और आप सभी जानते हैं विशाखा दत्त के केस के बाद हर ऑफिस में, हर कार्यालय में लिंग शोषण के विरुद्ध एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी में जो आपकी सीनियर वुमेन्स ऑफिसर होती हैं वो होती हैं समाज के और वर्ग की महिलाएं। तो मतलब हमें तभी तो ये बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि कार्यालय में तो सारी ही महिलाएं पढ़ी लिखी जाती हैं। वहाँ कोई ऐसी महिला तो है नहीं जो गैर पढ़ी लिखी होगी। अगर वहाँ पे भी हमें इस तरह के एक्ट बनाने की आवश्यकता है, तो ये सोचनीय विषय है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि किसी न कुछ तो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके कारण इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ा या सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइंस देनी पड़ी। तो बात यहीं आकर टिकती है कि अपराध तभी होता है जब समाज उसको बढ़ावा देता है। अपराध तब नहीं होता है जब अपराध समाज उसको बढ़ावा रोकता है। तो जो अपराध का नियंत्रण है ना, वो पुरुष करते हैं ना महिलाएं करती हैं। वो एक सम्मिलित प्रयास है, और उस सम्मिलित प्रयास वो आता है हमारे सोच से कि हमारा सोच किस तरह जा रहा है। तो वैसे इंडिया में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कही गई है, लेकिन हमारे यहाँ इतने अपराधों का बढ़ना ये अपने आप में ये थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति का भी हम असर है। और जो हमारी जो हमारे ऐसे मोबाइल फोन चल रहे हैं, और जो इनका असर है, जो हमारे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे माइंड पे, इस
फर्स्ट इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का कि आप अगर मोबाइल देख रहा है, 12 साल की बच्ची मोबाइल देख रही है, 12 साल का बच्चा मोबाइल देख रहा है, वो विषय देख रहा है, वो विषय वस्तु देख रहा है जो उसकी उम्र की ही नहीं है। तो वो क्या होगा कि अपराध की ओर उन्मुख होगा। उसमें गलती किसकी हुई? समाज की। समाज उस चीज़ को आगे बढ़ा, अलाउ क्यों कर रहा है? उस चीज़ को रोकना चाहिए ना कि इस तरह की वस्तु जो है वो 18 साल तक का अलाउ नहीं है, तो वो फेसबुक पर आए ही नहीं, वो इस पर व्हाट्सएप पे चलाने योग्य नहीं हो, या तो फिर सारा चीज़ें कैलकुलेटिव वे में आगे बढ़ेंगी। और जहाँ तक अपराध का विषय है, तो चाहे शहर की महिला हो, चाहे गांव की महिला हो, अगर शहर की महिला जागरूक नहीं है तो उस पर अपराध होगा, अगर गांव की महिला जागरूक नहीं है तो उस पर अपराध होगा। जागरूकता, मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जिसमें विक्टिम गांव की है और उसने बहुत अच्छे से उसको फाइट किया एंड विन द केस, और उन्होंने केस विन किया, इसलिए इसमें जागरूकता की। अब आप शहर में रहते हैं तो शहर में भी रह के, अब बॉम्बे की क्या, लंदन में भी अपराध हो सकता है, होते हैं अपराध। तो इसमें एक ही चीज काम करती है, वो है जागरूकता, और प्लेस, स्थान और समय और विषय वस्तु उसको बहुत स्लाइट प्रभावित कर। जी धन्यवाद दीदी। जैसे कि दीदी ने बताया कि जागरूकता बहुत जरूरी है, चाहे वो ग्रामीण महिला हो या शहरी महिला हो, अगर जागरूक है तो फिर उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। और अगर आपको अपने अधिकारों की प्रति कोई जागरूकता नहीं है तो निश्चित तौर से आप खतरे में हैं, चाहे फिर आप महिला हो या पुरुष हो, ग्रामीण हो या शहरी। बहुत बहुत धन्यवाद।